शानपुर कस्बे में अनिल नाम का एक युवक अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। अनिल काफी मेहनती और ईमानदार आदमी था और अपने ढाबे से उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। अनिल की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। पति पत्नी दोनों का जीवन ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर अचानक न जाने कैसे अनिल पर पागलपन सवार हो गया। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। ए सुमन, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो ना। ठीक है, अभी खाना खिलाती हूँ। उसके बाद सुमन अनिल को खाना खिला देती है और वो बिस्तर में जाकर लेट जाता है। फिर सुमन भी उसके पास पलंग पर जाकर बैठ जाती है और बैठे बैठे ख्यालों में खो जाती है। सुमन अपनी सुहागरात को याद करते हुए, सुमन, मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत पत्नी मिली है। ऐसी कौन सी खूबसूरती नजर आती है आपको मुझ में? जरा मैं भी तो जानूं। तुम्हारी इस खूबसूरती को तो कोई मर्द ही समझ सकता है, तुम नहीं समझ सकती। इस तरह सोचते सोचते सुमन को भी नींद आ जाती है और फिर वो किसी निर्जीव शरीर की तरह अनिल की बगल में लुढ़क जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, उनके ढाबे पर काम करने वाला लड़का मोहन अनिल का हालचाल जानने के लिए उनके घर आता है। भाभी जी, अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ सुधार नहीं आया, पूरी तरह से पागल हो गए हैं। फिर इस तरह तो उनका ढाबा बंद ही हो जाएगा। अगर ढाबा बंद हो गया तो आप दोनों का गुजारा कैसे चलेगा? ढाबा बंद नहीं होगा मोहन भाई, उसे अब मैं चलाऊंगी, इसके सिवा और कोई विकल्प भी तो नहीं। उस दिन से सुमन खुद ढाबे का काम संभाल लेती है। वो सुबह अनिल को खिला पिलाकर एक कमरे में बंद करती और फिर ढाबे पर चली जाती। सुमन जैसी बेहद खूबसूरत और जवान औरत पर जैसे ही मनचलों की नजर पड़ती है, ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। सुमन भाभी, आपके आने से तो ढाबा पहले से तेज रफ्तार से चल निकला। जो कम बखत पहले हमारे ढाबे की तरफ देखते तक नहीं थे, वो भी आने लगे हैं। तो इसमें बुराई क्या है मोहन? ये तो अच्छी बात है ना? जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, सुमन को ढाबे का माहौल पसंद आने लगता है और वो शर्म संकोच को त्याग कर लोगों से घुल मिलकर बातें करने लगती है। इतना ही नहीं, अब उसे अपने पागल पति से भी ऊब हो जाती है। सुमन अपने पागल पति को देखते हुए, अब इस पागल को कब तक पति मानकर अपनी इच्छाओं को मारती रहूंगी? ये तो नाम का पति है और मुझे नाम का नहीं, काम का पति चाहिए। यही सोचकर सुमन अपने पागल पति की देखभाल और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना शुरू कर देती है और फिर अपनी काम वासना से वशीभूत होकर गैर मर्दों को घर बुलाना शुरू कर देती है। कार मैकेनिक गुलाब उसकी पहली पसंद बन जाता है। गुलाब, बहुत दम है तुम्हारे अंदर, सच जी में तो आता है इस नासपीटे पागल का गला घोंटकर मार दूं और तुमसे शादी कर लूं। इस पागल को भी मारने की क्या जरूरत है? इसे किसी दूसरे शहर में क्यों नहीं फेंक आती? लोग समझेंगे साला पागल था, कहीं भाग गया। गुलाब की ये सलाह सुमन को बहुत पसंद आती है। ये एक दिन का काम नहीं था, बल्कि रोज का धंधा था। सुमन अनिल के अच्छे खासे घर को अपनी अय्याशी का अड्डा बना देती है और अब उसके जीवन में मौज मस्ती के सिवा कुछ शेष नहीं बचता। रंगीली भाभी, जिंदगी तो तुम्हारी है। पागल खसम, अच्छा खासा ढाबा और घर तुम्हें देकर रफू चक्कर हो गया। अपनी अपनी किस्मत है बेवड़े। वो साला पागल आज कहीं भीख मांगकर खा रहा होगा और यहाँ तुम्हारी रंगीली भाभी ऐश कर रही है। ऐश पता नहीं भाभी, खा रहा होगा या मर गया होगा कमबख्त। कुछ भी हो, मुझे क्या। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन ढाबे का नौकर मोहन छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है और गांव में एक दिन उसकी नजर एक पागल भिखारी पर पड़ती है। अरे, ये भिखारी तो कुछ जाना पहचाना दिखता है। ऐसा लगता है कि इसे पहले कहीं देखा है। भाई, बहुत बदनसीब है बेचारा। शुरू में तो बहुत पागल दिखता था, मगर अब इसका पागलपन तो लगभग ठीक हो गया है। पागलों जैसी कोई हरकत नहीं करता। अनवर ये कह ही रहा होता है कि तभी वो भिखारी उनके करीब आ जाता है और मोहन को देखने लगता है। अरे, ये तो अनिल है। अनिल भाई, कैसे हो? मोहन जैसे ही उसको इस नाम से पुकारता है, वो भी धीरे धीरे उसे पहचानने लगता है
और फिर मोहन, तुम वही मोहन हो ना जो? हाँ अनिल भाई, मैं वही मोहन हूँ जो आपके ढाबे पर काम करता है। इस तरह ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि अनिल पागलपन से बिल्कुल ही बाहर आ जाता है और उसे अपना घर परिवार भी याद आ जाता है। वो रोते हुए अपनी पत्नी सुमन के बारे में पूछता है। मोहन भाई, सबसे पहले मुझे मेरी सुमन के बारे में बताओ, कैसी है मेरी सुमन? कैसी सुमन? कैसी पत्नी भाई? उस घटिया औरत का तो नाम भी मत लो, वो पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। इस तरह मोहन अनिल को सुमन की सारी सच्चाई बता देता है और उसकी असलियत जानकर अनिल को बहुत दुख होता है। घोर कलयुग आ गया है भाई। उसने मेरी पत्नी होते हुए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। बीमारी और लाचारी में मेरा सहारा बनने के बजाय मुझे घर से बाहर फेंक दिया। आज के बाद मैं नहीं, बल्कि वो अय्याश दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होगी। उसके बाद अनिल और मोहन दोनों ढाबे पर जाते हैं। सुमन जैसी अनिल को देखती है वो हैरान रह जाती है, मगर वो अब भी यही सोचती है कि अनिल पागल है। इसीलिए मोहन, मुश्किल से तो इस पागल पति से छुटकारा मिला था और तुम फिर इसे उठा लाए। इस बदनसीब पागल को जमाने में ठोकरें क्यों ना खाने दी। सुमन भाभी, अब अनिल पागल नहीं रहा, ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सुनते ही सुमन पर गाज गिर जाती है और वो अनिल के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। भगवान ने मेरी सुन ली जी कि आप ठीक हो गए। देखो ना, आपके बिना तो मैं विधवाओं सा जीवन जीने मजबूर थी, अब आप आ गए हैं तो। वो तो दिख ही रहा है कि तू कैसी विधवाओं का जीवन जी रही है। सच मानिए जी, मैं तो एक एक दिन रो रो कर आपकी याद में काट रही थी। वो सब तो मैं जान समझ चुका हूँ, इस बारे में तुम्हें ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है सुमन। अब हम साथ साथ जीवन नहीं बिता सकते। इस तरह अनिल को अपने पागलपन के कारण बहुत दुख झेलने पड़ते हैं और साथ ही सुमन को भी अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। अनिल सुमन को तलाक दे देता है और सुमन भी अपनी भूल या अपनी गुनाह के पश्चाताप फलस्वरूप उसके द्वारा तलाक दिया जाना स्वीकार कर लेती है। इस तरह उसे अपने पत्नी धर्म से भटक जाने की बहुत कठोर सजा मिलती है।